दोस्तों टुडे विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और ये जो भी हम आज करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम के साथ नहीं है कंसर्न इसका। ये जो भी हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन और इसका कहाँ कहाँ आपको फायदा होगा, सिविल सर्विसेज के अंदर, सीडीएस के अंदर, एनडीए के अंदर, असिस्टेंट कमांडेंट, ऑल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, आईबीपीएस, सब इंस्पेक्टर्स और एनी अदर एग्जाम जहां पे जीएस पूछी जाती है, जनरल स्टडीज पूछी जाती है। सो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं अपने चैनल का, जिसका जो हम लोग करेंगे आज वो है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। वेल बिफोर आई स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, वैसे मैं आपको बता दूं प्लीज़, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज़ करूंगा। और अगर इफ़ देर आर सम व्यूअर्स फॉर अस फ्रॉम साउथ इंडिया और सदर्न इंडिया और दो स्टेट्स विच डू नॉट प्रेफर हिंदी एज the first language to be understood, because of course they don't have it in their schools, so they can simply write us down in the comment boxes. We will make this entire video in English for them, but by the time we don't receive such comments, we will be delivering these lectures in both Hindi and English. मतलब मस्ती में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल पॉलिटी, देखिए गाइस, पॉलिटी जो है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है। पॉलिटी एक फ्रेमवर्क है, एक बहुत बड़ा ब्रॉड डायमेंशन है जिसके अंदर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड हैं, एनालिटिकल वे में है। कोई भी चीज़ आप सीधे नहीं देख सकते। आप राष्ट्रपति को सिर्फ राष्ट्रपति की तरह नहीं देख सकते कि हाँ इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री। नो, उन्हें आपको आर्टिकल 74, 78, 61, 51, 52, 11, आगे जाके आपका कोई भी एफआर ले लो या फिर आगे जाके आपके गवर्नेंस के रोल ले लो, आपको इन सब एरियाज में उस एक टॉपिक की एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दोस्तों पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक ऐसा बेस देखेंगे कि ये पॉलिटी आखिर है क्या, हम क्यों पढ़ते हैं। ये पॉलिटी का पढ़ना मतलब ये नहीं है कि आपने सीधी लक्ष्मीकांत खोली और रट्टा मारना शुरू किया, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। पॉलिटी को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये भला क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कहाँ से वजह उठी इसकी पॉलिटी बनने की। ये पॉलिटी आज ही ऐसी है या फिर ये जब से मैनकाइंड की शुरुआत हुई है तब से ही ये पॉलिटी ऐसी आती आ रही है। क्या उस टाइम भी पॉलिटी ऐसी ही थी? क्या उस टाइम हमें पॉलिटी की ज़रूरत थी? और क्या वहाँ से लेके जैसे जैसे सोसाइटी आगे इवॉल्व हुई क्या पॉलिटी का डायमेंशन भी चेंज हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो आज जो पॉलिटी है डेफिनेटली आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद या फिर 500 ईयर्स डाउन द लाइन डेफिनेटली इस पॉलिटी का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। तो हमें उस एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को आज ही दिमाग पे प्रेशर दिए बगैर मैं आपको उस बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि आखिर ये है क्या। सो व्हाट इज पॉलिटी फॉर अस एंड कैसे पॉलिटी की शुरुआत होती है। दोस्तों शुरू करते हैं। अर्थ पे दो टाइप के क्रिएचर्स मिलते हैं, एक है मैन और दूसरा है एनिमल्स। इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। मैन और एनिमल्स, इसमें सिमिलैरिटी क्या है? मैन को फूड चाहिए, ये सब इसे भी फूड चाहिए। मैन को शेल्टर चाहिए, जाहिर सी बात है इन्हें भी शेल्टर चाहिए। और तीसरी एक बहुत ही खास चीज़ है जो कि मैन को भी चाहिए और एनिमल्स को भी चाहिए, दैट इज सेक्स। अब इसे रोटी कपड़ा मकान राज कपूर के स्टाइल में नहीं देखने की जरूरत है, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। सो फूड, शेल्टर एंड सेक्स, ये तीन चीज़ें जो हैं ये इंसान को भी चाहिए, मानव जाति को भी चाहिए और जानवरों को भी चाहिए। क्यों चाहिए? ये दोनों चीज़ें ग्रोथ में हेल्प करती है। खाएगा तभी तो बढ़ेगा, बचा रहेगा तभी तो आगे खाने के लिए ज़िंदा रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो चीज़ है ये इन्हें अपनी पॉपुलेशन को एक्सपैंड करने के लिए चाहिए। सो सेक्स का फंक्शन सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, इसका मेजर जो एकमात्र ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपैंड करना है,
एंजॉयमेंट तो इसके अंदर पार्ट ऑफ द पैकेज है, बट एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू? एक बहुत ही जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मैन सोसाइटी में रहता है और एनिमल हर्ड्स में रहता है। हर्ड्स मतलब झुंड, सोसाइटी के अंदर, और ये झुंडों में रहते हैं। दूसरा जो है डिफरेंस वो ये है कि मैन अपने बेनिफिट्स के बारे में सोच सकता है और पीसफुली उन बेनिफिट्स को दूसरे मैन के कांटेक्ट में लाके और आके उन बेनिफिट्स को पूरा कर सकता है। इट मींस मैन कैन थिंक फॉर डेवलपमेंट, लेकिन एनिमल्स जो है दे थिंक ओनली फॉर फूड, शेल्टर एंड सेक्स, बट नो डेवलपमेंट। और उन्हें नहीं पता है कि सेक्स करने से उनकी आबादी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना नाम छोड़ के जाना है, पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन निकालेगा, वो सब नौटंकियां उनके यहाँ नहीं होती है। बट इन लोगों को सिर्फ अपनी सर्वाइवेबिलिटी और एंजॉयमेंट के लिए ही या फिर एक बॉडी नीड के लिए ही ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। सो गाइज, यहीं से हमारा बेस फॉर पॉलिटी शुरू होता है। अब हम क्या करते हैं, इन साहब को अलग कर देते हैं। एनिमल्स विल बी आउट फ्रॉम आवर डिस्कशन फॉर द टाइम बीइंग, बट हम इन्हें ज़्यादा रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि इंसानी हरकतें कहीं ना कहीं जानवरों को याद दिलाई देती है। नाउ मैन, अब हमने देख लिया कि मैन खाना खाता है और उसे एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अपने आप को बचाए रखने के लिए, और सेक्स की ज़रूरत है अपनी जाति को, अपनी पॉपुलेशन को एक्सपैंड करने के लिए, ताकि वो अपना नाम छोड़ सके, जो उसकी बिलोंगिंग्स है वो आगे दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र हो सके। इसी चक्कर में जब उसने एक सोसाइटी का पार्ट बना और उसने अपनी डेवलपमेंट की सोची, तभी वो एक मैन दूसरे मैन के कांटेक्ट में आया, या फिर कई सारे मैन के कांटेक्ट में आया, ह्यूमंस के कांटेक्ट में आया, तभी उसने एक अपना बेनिफिट लिया और एक न्यू सोसाइटी का जन्म हुआ। इसी तरीके से सोसाइटी केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग, इवॉल्विंग एंड डेवलपिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। और इस अनदर में आज की डेट में हम लोग यहां हैं। अब यहां तक कैसे पहुंचते हैं, कहां से शुरुआत होती है, मैन कैसे दूसरे के कांटेक्ट में आया, ऐसा क्या हुआ कि उसको सोसाइटी बढ़ाने का मौका मिला। नाउ लेट्स लुक इनटू इट। दोस्तों, हम अपने इस डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या 3 सेक्शन में इसको लेने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी, उस सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज, और रिलेशन बिटवीन मैन। दोस्तों, हम सभी किसी ना किसी धर्म को फॉलो करते हैं, जुड़े होते हैं, विलिंगली अनविलिंगली। हर धर्म अपनी एक महानता को दर्शाता है, अपनी एक उत्पत्ति को बताता है, एक अपनी एवोल्यूशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू धर्म में एक बात लिखी हुई है कि जो सबसे पहला मानव जाति का जो वंशज जो भी आया था धरती पे, उसका नाम था मनु, और उसके सामने एक जो महिला थी उसका नाम था श्रद्धा। इसी चीज़ को क्रिश्चियनिटी एडम और ईव के नाम से बोलती है। मनु एंड श्रद्धा ये हिंदुइज्म बोलता है, और क्रिश्चियनिटी इसी चीज को बोलती है एडम एंड ईव, कि ये 2 लोग थे जो सबसे पहले पैदा हुए थे, और इन्हीं के बाद फिर सारी दुनिया आगे बढ़ती चली गई। अब एक छोटा सा अगर एनालिसिस देखें हम हिंदुस्तानी दिमाग से, अगर इन्हीं 2 लोगों से पूरी दुनिया आगे बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हम सब आपस में बहन भाई हैं। तो वाइफ कहाँ से आई और गर्लफ्रेंड्स कहाँ से आई, ये सब पता नहीं, बियॉन्ड क्वेश्चंस है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मनु एंड श्रद्धा, लेट्स से इन्हीं लोगों से उत्पत्ति शुरू होती है। इन लोगों से जब उत्पत्ति शुरू होती है ये लोग, तो एक्सपेंशन होता है। जब एक्सपेंशन होता है तो इन लोगों को
अपनी सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर करने के लिए और अपनी एक्सपेंशन इंश्योर करने के लिए फूड, शेल्टर और सेक्स तीनों चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और ये करते हुए ये अपने आप में एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। सोसाइटी मतलब जहाँ पे रहने का तरीका क्या है, वहाँ पे क्या चाल चलन है, उनको ग्रोथ कैसे मिलती है, उनको खाना कैसे मिलता है, या वो खुद उगाते हैं या उन्हें पकड़ना पड़ता है फूड को, क्या वो पका के खाते हैं, MDH के मसाले डाल के खाते हैं, या फिर वो कच्चा ही उसे चबाते हैं, उनके पास आग है या नहीं है, चावल वो सुपरमार्केट से लेके आते हैं या उन्हें खुद से गलती से उन्हें उगता हुआ कोई चीज़ दिख गई है। उस सोसाइटी का नाम था, जो सबसे पहली ऐसी सोसाइटी थी हमारे पास, उसका नाम था हंटर एंड गैदरर सोसाइटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आदि मानव काल। इस सोसाइटी की कुछ थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसके अंदर इसको तीन ही चीज चाहिए होती थी, फूड, शेल्टर, सेक्स, राइट। अब इन तीन चीजों को यूज करते हुए जब हम देखें उस टाइम पे रिसोर्सेज कैसे होंगे, रिसोर्सेज का मतलब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, पेड़ पौधे, पक्षी, जितनी भी ये सारी चीजें थी, क्या वो उस टाइम पे कम थी या अपने मैक्सिमम लेवल पे थी? सो इट वाज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस कैसे थे? इस आदमी का इस औरत के साथ कैसा रिश्ता था? बहुत ही सिंपल था। इनको ये ना तो इनकी कोई फ्रेंड थी, ये ना ही इनकी कोई चैट फ्रेंड थी, या फिर इनकी कोई सोशल वेबसाइट मेट थी, या फिर इनकी क्लासमेट थी, या इनकी कोलीग थी। नो, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक दूसरे इंसान थे जो साथ में मिलके खाना पकड़ते थे, खाते थे, और शायद से अपनी उत्पत्ति आगे करने के लिए उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। सो उनके जो रिलेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। दूसरी सोसाइटी जो हम देखते हैं इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए, वो आती है हमारी ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी के अंदर अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें, देखो दोस्तों, ट्राइबल सोसाइटी, आखिर ट्राइब क्या होता है? आप यहाँ ध्यान से देखिए, मनु पैदा हुए और श्रद्धा पैदा हुए, या एडम पैदा हुए और ईव हुई, इन दोनों के जो भी आगे प्रोजेनी हुए, उन प्रोजेनी से भी आगे और प्रोजेनीज हुए। तो ऐसे करते करते ये जो पॉपुलेशन थी ये ऐसे ऐसे करके एक्सपैंड हो गई। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रुकते हैं तो उस जगह के कुछ कुछ रिसोर्सेज पर तो फर्क पड़ता है, और कोई एक ऐसा उत्पाती इंसान या बंदा वहाँ हमेशा से हिस्ट्री में देखा ही गया है, इतिहास में देखा गया है, कि जो हमेशा उसके ऊपर अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। जब ऐसी चीज़ आती है तो उसमें से किसी ना किसी एक को वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे जाना इतिहास ने देखा है। अगर आप याद करें, अगर आपने मोहनजोदारो मूवी ऋतिक रोशन की अगर देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रधान वो बेसिकली हड़प्पा रीजन से आके मोहनजोदारो के अंदर एक नई नगरी बसाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के अंदर ऋतिक रोशन के फादर वाज ऑन द डोमिनेंट पोजीशन, लेकिन उस डोमिनेंट के सामने ही गॉट एंटागोनिस्टिक, और वहां से वो निकल के एक नई नगरी बसाता है। इसी तरीके से इसमें से एक पुरुष या महिला ने आके अपनी एक दूसरी दुनिया बनाई, इसी में से फिर किसी ने निकल के ऐसे ही करके अपनी एक और नई सोसाइटी बनाई। ऐसे करके अब इन दो सोसाइटी का सेम तो फंक्शन नहीं हो सकता, ना इनकी मान्यताएं सेम हो सकती है, ना फिर या फिर इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स या फिर कोई भी सेंटिमेंट सेम हो सकते हैं। इनको कोई चीज़ तो अलग करेगी ना। वो जो चीज़ें इनको अलग करती थी उनको बोलते हैं टोटेम। टोटेम का मतलब होता है कोई भी सिंबल, साइन, कोई भी फ्रूट, एनिमल, या फिर कुछ भी, एनीथिंग। यही सिंबल या साइन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ओम किसका सिंबल है? हिंदुओं का सिंबल है। या फिर मान लेते हैं बिस्मिल्लाह का नंबर 786 किसका है? मुस्लिम कम्युनिटी का है। क्रॉस किसका है? क्रिश्चियनिटी का है। खालसा किसका है? सिख कम्युनिटी का है। इसी तरीके से इन कम्युनिटीज के भी कुछ सिंबल्स होते थे, और उन सिंबल को क्या बोलते हैं? टोटेम। और उसी सिंबल की तरफ इनके सेंटिमेंट्स ड्रॉ होते थे। अब आप याद कीजिए, मूवी बहुत ही सुपर हिट, डुपर हिट और बहुत ही अच्छी मूवी है, बाहुबली 1। बाहुबली 1 के अंदर जब कालके के सामने ये दोनों भाई लड़ रहे होते हैं तो कटप्पा एक स्टेटमेंट बोलता है, जब ये लोग हार रहे होते हैं, बाहुबली की सेना जब हार रही होती है, कि माहेशमती की धरती पे पहली बार दुश्मन का ध्वज लहराया है। वो ध्वज क्या है? टोटेम सिंबल, क्योंकि वो भी ट्राइब्स होते हैं।
अगर आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया की जब पढ़ेंगे, तो उसके अंदर माहिष्मती किंगडम का जिक्र है। तो यही जो सिंबल्स थे वो सब ट्राइब्स को अलग शो करते थे। यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ट्राइब एक है जिसके अंदर रहने वाले लोग उसी ट्राइब की मान्यताओं को, उसके रूल्स को, उसके सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो सब एक ही ट्राइब से माने जाते हैं और उस ट्राइब की जो मान्यता है वो किसी पक्षी पे, किसी चीज़ पे, किसी आइटम पे, किसी भी झंडे पे निर्भर करती है, डेडिकेट होती है, और वो डेफिनेटली दूसरे ट्राइब से डिस्टिंक्ट होती है। इसीलिए इस ट्राइबल सोसाइटी का भी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि दूसरे ट्राइबल सोसाइटी से इसको अलग करता है। ये इनकी पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जितने भी लोग इसमें रहते हैं वो सब एक ही इंसान को, राजा, रानी, उसका बेटा, उसी को ही रिस्पेक्ट देते हैं। माहिष्मती को फिर से याद कीजिए, यहीं पे एक रानी होती है क्योंकि किंगडम, राजा तो कोई होता नहीं है। तो माहिष्मती के अंदर जो राजमाता होती है शिवगामी देवी, उनका एक डायलॉग है कि मेरा वचन ही है शासन। और मेरा वचन मतलब एक इंडिविजुअल का वचन पूरे के पूरे माहिष्मती के लोगों के लिए एक डेडिकेशन बन जाता है। और जब महेंद्र बाहुबली के फादर को जब मारा जाता है तो वो छोटे से बच्चे को वो लाके इंट्रोड्यूस करती है पूरी सोसाइटी के सामने, दैट आज से आपके राजा है, महाराज है महेंद्र बाहुबली। तो यही चीज़ शो करती है कि ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एक हेडमैन होता है और बाकी सब उसके फॉलोअर्स होते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, कुछ रिलेशन में चेंज आ रहा है। यहाँ हंटर एंड गैदरर है, सभी लोग खाना पकड़ रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, ख़त्म। लेकिन यहाँ पे इस सोसाइटी में, जो थोड़ी अगली सोसाइटी है, इसके अंदर आपको एक रूलर देखने को मिलता है, हेडमैन, जो कि बाकी सारे लोगों को रूल करता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटी की शुरुआत होती हुई दिख रही है, एक रूल फॉलो हो रहा है। पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रूल्स, इंस्टीट्यूशन, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर। उसी चीज़ की शुरुआत यहाँ पे होती है। अभी सोसाइटी के अंदर भी डेफिनेटली रिसोर्सेज में कोई खास फर्क नहीं पड़ा होगा, बट जाहिर सी बात है इसके रिलेशन में थोड़ा सा कम हुआ होगा रिसोर्सेज। और रिलेशन अभी भी क्या है यहाँ पे? सिंपल ही होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खाना पकड़ते थे, मारते थे, खाते थे। यहाँ पे क्या है? शायद उगाते हैं, लेकिन सभी लोग उगा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई सीए बन गया अचानक से, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो सब लोग जो है अपना एक काम कर रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्सिटी बढ़ गई है। इसीलिए अभी भी हम इसको कॉल करेंगे सिंपल। सिंपल भी क्यों? क्योंकि सबकी डेडिकेशन कहाँ है? एक ही टोटम पे है, माहिष्मती। सबका रिलीजियस लीडर कौन है? एक ही है, हेडमैन, राजमाता शिवगामी देवी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक देखने के लिए नहीं मिलती है। तीसरी जो सोसाइटी ट्राइबल से निकल के आगे आती है वो होती है हमारी फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी होती है दोस्तों जिसमें कि जो इंसान के बीच के जो रिश्ते हैं वो ज़मीनी तौर पे हैं। इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में लैंड बेस्ड रिलेशंस, जिसके अंदर द फ्यूडल लॉर्ड्स आर गिविंग देयर लैंड टू द सर्व्स। वो मेहनताना लोगों को अपना ज़मीन दे देते हैं, जहाँ पे कि उनसे वो सिर्फ उस मेहनत के बदले जो वो उगा रहे हैं उसके बदले सिर्फ खाना देंगे और रहना देंगे। कोई तनख्वाह नहीं होगी, उनका कोई उस लैंड के ऊपर अधिकार नहीं होगा जब चाहे, और उन्हें सिर्फ उस लैंड पे ही काम नहीं करना है। वो लोग को जब भी चाहे राजा, जो किंग है, जो लॉर्ड है, वो किसी भी काम के लिए उनको बुला सकता है, और बुला सकता है वो उसके लिए लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, कटेंगे भी, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं इसे लैंड बेस्ड रिलेशंस। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब लैंड बेस्ड रिलेशन हुए। यहाँ पे एक लॉर्ड है और उसके नीचे सर्फ है। सर्फ मतलब उसके यहाँ काम करने वाले उसके लोग जो इसके लैंड पे डिपेंड करते हैं, जो निर्भर करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि पूरी धरती का एक ही लॉर्ड तो नहीं था। जब हमने यहाँ ट्राइबल में भी देखा है कि डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट हेड्समैन थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी डिफरेंट लॉर्ड्स होंगे। और जब डिफरेंट लॉर्ड्स आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा अमरीशपुरी टाइप लॉर्ड होगा या शक्ति कपूर जैसा लॉर्ड होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज पर्सनैलिटीज़, जिसकी नज़र किसी दूसरे के लॉर्डशिप पे होगी। आप अगर याद करें 1970s और 60s की मूवी लाला मेरी माँ के कंगन दे दे टाइप, वो सब इसी चीज़ को शो करते हैं कि ज़मीन का वो आपको कर्जा चुकाना है तो लाला के पास अपने कंगन, और कुछ और करना है तो लाला के पास अपना ये। सो लाला वॉज बेसिकली एक्टिंग एज ए लॉर्ड, क्योंकि सारे ज़मीन के पेपर उसके पास है। यहाँ पे ज़मीनी पेपर नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ कंपैरिजन।
अब इन लॉर्ड्स की नज़र दूसरे के रिसोर्स पे तो जाहिर सी बात रही होगी, तो अगेन हम लोग फिर उसी कंक्लूजन पे आते हैं कि यहाँ भी रिसोर्सेज इसके मुकाबले और गिरे हैं, ये इसके मुकाबले हैं और ये इसके मुकाबले। अब रिलेशन क्या है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होने शुरू हुए हैं या फिर लिटिल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे आके सिर्फ सब लोग खाना नहीं उगा रहे थे, कोई यहाँ पे आके आपका जो है गोल्ड स्मिथ भी बना, कोई यहाँ पे आपका आयरन स्मिथ बना, कोई यहाँ पे आके आपका मर्चेंट बना, कोई यहाँ पे आके आपका ट्रेडर बना, कोई यहाँ पे आके आपका जो है वैद्य या फिर आपका मेडिसिन मैन बना। तो इस तरीके से क्या है, देखिए सोसाइटी का एवोल्यूशन होता जा रहा है, लेकिन रिश्ते यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं कि नीड बेस्ड रिलेशंस आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, बहुत ही बेसिक नीड रिलेशन थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीड्स बढ़ रही है धीरे धीरे। अब क्या है कि फ्यूडल सोसाइटी के बाद, क्योंकि किसी एक लॉर्ड के दिमाग में तो आया होगा कि मैं दूसरे लॉर्ड, वो कमज़ोर है इस टाइम, उसका कोई बच्चा नहीं है, वो मरने वाला, मैं उसका लैंड भी अपने अंदर ले लूँ। यहाँ पे लैंड को बोलते हैं एस्टेट, एस्टेट बोलते हैं यहाँ पे, कि किसी ना किसी दूसरे लॉर्ड का मैं एस्टेट अपने अंडर ले लूँ। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सोसाइटी आती है वो यही लड़ाई झगड़े वाली सोसाइटी आती है, जिसका नाम है मिलिट्री स्टेट। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वहाँ पे कोई गोल्ड स्मिथ भी था, कोई आयरन स्मिथ भी था, तो इन लोगों ने हो सकता है कि कुछ ऐसे वेपन्स बना के अपने लॉर्ड को दिए हों कि बस ये देखो कितना बड़ा सामान है, आप इससे क्या बगल वाले का माल खरीद सकते हो या फिर हड़प सकते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स बिकेम सो केपेबल कि उन लोगों ने अपने दूसरे लॉर्ड्स के एस्टेट्स को हड़पना शुरू किया, और हड़पते हड़पते उन्होंने धीरे धीरे आर्मी फॉर्म करनी शुरू की। अब उन्होंने देखा कि यार लाइक जो रघु है या फिर जो वीरू है वो लोग सब खेत में काम कर रहे हैं, अब उनको एकदम से कैसे बुलाया जाए कि भाई आओ झगड़ा हो गया, नहीं, उनमें से रघु को हम लोग काम करने देते हैं और वीरू को बुला लेते हैं कि तू आके मिलिट्री में ज्वाइन कर, जब भी तेरी ज़रूरत होगी तेरा काम से लड़ना है। इसी तरीके से इनकी स्टैंडिंग मिलिट्रीज आती है, इनकी आर्मीज आती है, इनको वेपन्स दिए जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, दूसरे का लैंड और स्टेट को हड़पते हैं। इसके सामने यहाँ पे रिस्क का मतलब किसके लिए झगड़ा हो रहा है, रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लैंड, जंगल, वाटर, आपके वेजिटेशन एट्सेट्रा। तो इसीलिए यहाँ पे रिसोर्सेज जो है अपनी फ्यूडल सोसाइटी के कंपैरिजन में और कम हो जाएंगे, और यहाँ पे रिलेशंस क्या हैं, और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो सोसाइटी आती है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी मिलिट्री स्टेट के अंदर जब लड़ाइयाँ बहुत बढ़ने लगी, हर एक फ्यूडल लॉर्ड जो था वो आगे जाके किंग बना। वो किंग अपने स्टेट को, अपने पूरे के पूरे एम्पायर को सेफ रखना चाहता था। उस सेफ रखने के लिए उसने स्टैंडिंग आर्मी को अपने पास रखा, उनको अच्छे अच्छे उस टाइम के हिसाब से मॉडर्न वेपन्स दिए, उस टाइम के हिसाब से। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शक्ति, और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक कबानी एंड ऑल दैट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट उस टाइम के हिसाब से भी जो उनके लिए सक्षम चीज़ें थी वो उनको दी गई। और उसके बाद उन लोगों ने जब एक दूसरे के एरियाज़ पे लड़ना झगड़ना शुरू किया, तो फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपने एरियाज़ को संगठित करने का कोशिश शुरू की, अपने एरियाज़ को ऑर्गेनाइज करने की शुरू की। क्या कि आखिर हमारा एरिया है कौन सा, हमें किसे प्रोटेक्ट करना है, हम सिर्फ हवाबाजी नहीं कर सकते हैं, हमें अपना एरिया डिफाइन करना होगा। और उस एरिया को डिफाइन करने का क्या क्राइटेरिया रखें, फेंसिंग करें या फिर कैसे कनेक्टिविटी दिखाएं, तो वहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया, लैंग्वेज। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा होगा या पढ़ा होगा दैट फ्रांस बिलोंग्स टू फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। फ्रांस जो है सिर्फ फ्रांसीसी बोलने वाले लोगों का ही देश है। इसी तरीके से हर एक मिलिट्री स्टेट ने अपने आप को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। जिसके हाथ में जितना लैंड था उसने वहीं पे ऑर्गेनाइज शुरू किया करना, ताकि एक कनेक्टिविटी बने, लोगों को एहसास हो कि हम इस देश के लोग हैं। राजा ही था वहाँ पे भी, अभी भी टॉप में, मिलिट्री स्टेट के अंदर भी किंग ही होता था, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था तब तक। लेकिन इन्हीं लोगों ने सोचा कि हम अपने एरियाज़ को स्टेट बनाते हैं या फिर नेशन बनाते हैं। इसी तरीके से एक फ्रांस बना, एक रशिया बना,
एक यूएसए बना, एक यूके बना, या फिर एक सो एंड सो ऑन बनते रहे अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग वजहों के बाद, अलग अलग इंसिडेंट्स के बाद। मिलिट्री स्टेट के बाद हम देखते हैं कि नेशन स्टेट बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उससे फिर हम आज की डेट पे पहुंचते हैं जो कि है मॉडर्न सोसाइटी। और आप ध्यान रखिएगा साथ के साथ कि जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जा रही है, ट्राइबल सोसाइटी के बाद आपका फ्यूडल सोसाइटी, फिर मिलिट्री और मॉडर्न, पॉलिटी का जो तरीका है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ट्राइबल में हेडमैन था खाली, फ्यूडल के अंदर एक फ्यूडल लॉर्ड हुआ, लेकिन उसके साथ नीचे कुछ कलेक्शन और वॉच डॉग्स भी आए। उसके बाद वहाँ मिलिट्री आई, उसमें किसी ने उसको वेपनरी का जो है हेड बनाया, उसमें किसी ने उसको मर्चेंट का हेड बनाया, उसने किसी को रेवेन्यू का हेड बनाया, उसने किसी को इंटरनल सिक्योरिटी का हेड बनाया। इस तरीके से पॉलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हुई और आज हम कहाँ हैं? मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। मॉडर्न सोसाइटी का क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोटा मोटा देखा जाए, रिसोर्सेज आर इन लीस्ट क्वांटिटी एज कंपेयर टू कहाँ पे? एंशिएंट सोसाइटी। कौन सी थी वो? हंटर एंड गैदरर, उसके हिसाब से लीस्ट है। और जो हमारे रिलेशंस हैं, द रिलेशंस अमंग पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है? मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स क्यों है? रिसोर्सेज कम हो गए बस। अगर सभी लोग खेती करना शुरू कर देंगे तो उस पहली बात पानी खत्म हो जाएगा। सभी लोग चावल उगाना शुरू करेंगे तो क्या चावल की सबकी नीड है? किसी को मेडिकल की नीड भी तो है ना, और किसी को उस चावल के अलावा कुछ और भी उगाना तो उसकी भी नीड है। इसी तरीके से जब ज़मीनें और जब सारे रिसोर्सेज बहुत कम होने लगे तो लोगों को अपना काम का स्कोप डाइवर्ट करना पड़ा, डाइवर्जन लेना पड़ा। इसीलिए हमारे जो रिलेशंस थे वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगे, और इन कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को बोलते हैं ऑर्गेनिक रिलेशंस, और सिंपल रिलेशंस को बोलते हैं मैकेनिकल। जैसे एक मशीन में एक पुर्जे का काम है किसी पिस्टन को सपोर्ट करना, वो पिस्टन को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट। ऑर्गेनिक के अंदर क्या है? आपको छूट है, जो आपको करना है करो। ऑर्गेनिक आर लाइक आर योर फेस एक्सप्रेशन, हर टाइम चेंज हो सकते हैं, हर तरीके से चेंज हो सकते हैं, हर सर्कमस्टेंस में चेंज हो सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल के अंदर क्या है कि जिसका जो काम है वो वही रहेगा। नोज़ का काम मैकेनिकल है, ऑर्गेनिक नहीं है। इसका काम सांस लेना है तो सांस लेना है, लेकिन आंखों का काम ऑर्गेनिक है। ये चाहे तो देखें या चाहे तो देख के अनदेखा कर दें। दिस इज व्हाट हैपनिंग नाउ। जब सोसाइटी के अंदर रिलेशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, रिसोर्सेज सबसे कम हो गए, और मॉडर्न सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन क्या है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो गई, तो यहाँ से एक छोटी सी इक्वेशन निकल के आती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपकी रियल पॉलिटी की शुरुआत होती है। दैट population is inversely proportional to resources and directly proportional to complexity of relations। अब देखिए, पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ गई, रिसोर्सेज आपके कम हो गए, और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है ना बॉस कि खींचमतानी, दुख, लड़ना भिड़ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये फलाने का, ये ढिमकाने का, वो सब चलेगा। द कॉन्फ्रंटेशंस अमंग पीपल, द स्ट्रेस अमंग देयर रिलेशंस, the tightness, the weak solidarity, these things will be on rise। अब शुरुआत में एक बार देखते हैं कि मैन और एनिमल्स में दो चीज़ें क्या अलग करती थी कि मैन सोच सकता है अपनी डेवलपमेंट के लिए, हर आदमी यहाँ सोच ही रहा है बस, तभी तो कन्फ्रंट हो रहा है एक दूसरे के सामने। लेकिन दूसरा ये था कि वो मैन जो है एक सोसाइटी का पार्ट है, और सोसाइटी का पार्ट होते हुए उसे भले ही वो अपने बारे में सोचे, लेकिन उसे दूसरे इंसान का भी गला नहीं घोटना है। उसको इस तरीके से बाईपास करो कि आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके। इसी चीज़ को बोलते हैं कि सोसाइटी में अपने स्पेस के साथ रहते हुए दूसरे को भी स्पेस देना। देयरफॉर हमें यहाँ पे एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, एक फिनोमेना की ज़रूरत पड़ती है, एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटी।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो जो भी मैंने कहा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार दोबारा ध्यान से सुने। ये 15-20 मिनट की जो वीडियो है ये आपको पूरा सिस्टम समझा देगी कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है और पॉलिटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है और ये पॉलिटी का एवोल्यूशन कहाँ से होता है। तो गाइस, पॉलिटी का जो मेन मकसद है, इट बेसिकली स्टडीज मैन रिलेशंस विद another man and groups of man, that is communities. In man versus man and community, इन ही चीज़ों को सिर्फ हमारी पॉलिटी का काम है देखना, रेगुलेट करना। क्यों? क्योंकि एक मैन दूसरे मैन को नहीं खराब कर सकता है, नहीं मार सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि मैन वॉज बॉर्न नेकेड एंड ही शैल डाई नेकेड। अब देखिए गाइस, मैन वॉज बॉर्न नेकेड मतलब क्या है कि हर इंसान नंगा पैदा हुआ था, और नंगा पैदा होने का मतलब क्या है कि वो इक्वल पैदा हुआ। जब सभी लोग नंगे पैदा हो तो इक्वल ही हुए ना बॉस। कोई सफारी सूट पहन के या फिर रोलेक्स की घड़ी पहन के या ऑडी की कार में पैदा नहीं होता है, वो इक्वल पैदा होता है, नंगा पैदा होता है, रोता हुआ पैदा होता है। और दूसरा क्या है कि नेकेड के साथ साथ वो दूसरी चीज़ और कर रहा होता है, शेर की तरह दहाड़ रहा होता है, दैट मीन्स रोता है। कोई आके सीधा ये नहीं बोलता एक्सक्यूज मी कैन आई हैव माई फोन एंड आई नीड टू अपलोड अ वीडियो ऑन टिकटॉक, ऐसा नहीं होता है। वो आके सीधा चिंगाड़ मारता है कि तुमने मुझे मेरे किंगडम से, दैट मीन्स द वुम्ब, वहाँ से डिस्टर्ब कैसे किया। तो अगर वो क्राई कर सकता है, इसका मतलब उसके पास क्या है? फ्रीडम है। किसकी? एक्सप्रेस करने की। सो जाहिर सी बात है कि मैन वॉज बॉर्न नेकेड, इसका मतलब वो इक्वल पैदा हुआ, उसके पास फ्रीडम थी। तो पॉलिटी का मेन मकसद इन्हीं दो चीज़ों को रिस्टोर करना है कि हर इंसान बराबर है, हर इंसान फ्री पैदा हुआ है, इसीलिए वो किसी दूसरे इक्वल और फ्री इंसान का कब्जा नहीं कर सकता है। क्योंकि ये मॉडर्न सिस्टम है, यहाँ रिसोर्सेज कम है, यहाँ सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए। और ये फिलॉसफीज कब डेवलप हुई? ये मिडाइवल वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर डेवलप हुई, जब हमारे कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट स्कॉलर्स एंड थिंकर्स होते थे। फॉर एग्जांपल एंशिएंट इंडिया से आपके अलेक्जेंडर हुए, या फिर प्लेटो हुए, या फिर आपके मॉडर्न मिडाइवल पीरियड से आपके जो है आपके वोल्टेयर हुए, रूसो हुए, या फिर आपके मार्क्स हुए, या फिर दरखाइम हुए। ये सब लोग जो हैं, इन लोगों ने मैन के बारे में बात की कि बॉस बहुत होगी नौटंकी, आप लोग बहुत कम्युनिटी खेल रहे हो, मेरा वचन ये शासन, ये क्या मजाक होता है भाई? जब सब लोग बराबर है तो सबका शासन करने का मौका दो ना। जब सब लोग रोते हुए पैदा हुए थे तो आपके पास अचानक से शाही वंश कैसे मिल गया? बस फर्क इतना है कि आप एक शाही बिस्तर पे पैदा हुए, मखमल की चादर के पास और कॉटन, ये आपके पर्दों के बीच में, और एक मेरे जैसा इंसान जाके कहीं खेत वेत में पैदा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हैं और वो छोटा है। कुदरत ने सबको एक जैसा पैदा किया और कुदरत ने सबको पहला एक्सप्रेशन एक जैसा किया, तो इसलिए सब लोग बराबर हैं। और इसीलिए इन लोगों ने उस बराबर की बात की, उस इक्वालिटी की बात की, उस फ्रीडम की बात की, और उस इंडिपेंडेंस की बात की जो शायद जो मॉडर्न सोसाइटी की पहले वाली सोसाइटीज़ ने कैप्चर कर ली थी, कहीं ना कहीं ले ली थी। तो इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड का जो एक ऑब्जेक्टिव रहा, इस इक्वल और फ्री वर्ल्ड को रिस्टोर करना रहा। ठीक है, अब इसी चीज़ों को रिस्टोर कौन करती है? पॉलिटी। इसी के अंदर लिखा गया है कि कौन से वो कॉन्सेप्ट है, कौन से वो मैकेनिज्म है, कौन से वो प्रिंसिपल है, कौन से वो इंस्टीट्यूशन है, कौन से वो स्ट्रक्चर है, कौन से वो लॉज हैं जो इन चीज़ों को इंश्योर करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, दिस इज पॉलिटी। ये है पॉलिटी कि पॉलिटी, एक इंसान जब नंगेपन से पैदा होकर रोता हुआ पैदा होता है तो कैसे वो दूसरे इंसान के नज़दीक आके एक मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक इवोल्यूशन करता है। जैसे हंटर एंड गैदरर सोसाइटी थी, उसमें एक ही सिस्टम था सोसाइटी का, खाना पकड़ना है, खाना है और सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, पॉपुलेशन आगे बढ़ानी है। धीरे धीरे करते करते उसका दिमाग, क्योंकि इक्वल और फ्री पैदा हुआ है ना बॉस, तो जो ग्रे मैटर है दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर दो पार्ट होते हैं,
एक ग्रे मैटर है और एक वाइट मैटर है। ये जो ग्रे मैटर है ये हमारी इंटेलिजेंसिया के साथ डील करता है, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे एक ग्रास्प करने की पावर, सोचने की शक्ति के साथ डील करता है। तो ये भी सबके अंदर इक्वली था ना, जब सब लोग एक ही तरीके से पैदा होते हैं। अब किसको कितना यूटिलाइज करने का मौका मिलता है वो उतना अच्छा यूटिलाइज कर जाता है। यही फिलॉसफी है आपकी रिजर्वेशन के पीछे, कि इसके अंदर भी सेम दिमाग है बट ये यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि सिचुएशन ऐसे नहीं थी, इसलिए उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें हम आगे डिटेल में करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस। सो द पॉइंट इज कि इन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में आए तो अपनी एक जो वर्तमान की जो सोसाइटी थी उससे एक दूसरी सोसाइटी का निर्माण किया। जैसे हंटर एंड गैदर से हम लोग कहाँ पहुँचे, हम लोग पहुंचते हैं आपकी ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, ट्राइबल से हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, फ्यूडल के अंदर, फ्यूडल से मिलिट्री, मिलिट्री के अंदर से मॉडर्न के अंदर। और आप सामने देखते जा रहे हैं कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। हमारा दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। कोऑर्डिनेशन बढ़ने की वजह से हमारी कॉन्फ्रंटेशंस बढ़ सकती है, हमारी दिक्कतें उनके साथ बढ़ सकती है, हमारे वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे वाद विवाद को लॉजिकल तरीके से, एक रैशनल तरीके से सुलझा सके। क्योंकि आज की डेट में अगर रामनाथ कोविंद जी अगर कह दें, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, कि मेरा वचन ही है शासन, या फिर जैसे चाइना के प्रेसिडेंट ने श्री जी जिनपिंग या फिर 11 जिनपिंग ने जो कहा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी मैं ही इस मुल्क का राष्ट्रपति रहूँगा, ये मजाक है। दिस इज जस्ट अ मॉकरी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ लिविंग टुगेदर। तो इन सब चीज़ों को हम आज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इक्वल हैं, फ्री हैं और सबके पास सेम दिमाग है। तो सबको मौका मिलना चाहिए। इसीलिए उस मौका मिलने के लिए वो जो संस्थान रिस्टोर किए गए हैं, वो बनाए गए हैं, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, वो इस पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप, आई बिलीव, आई प्रिज्यूम कि आप लोगों को मैं ढंग से समझा पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, मेरे कोई फैक्ट में कोई गलती है या फिर मेरे समझाने में कोई गलती है, आई एम एब्सोल्युटली ओपन। मैं आप सभी के कमेंट्स का स्वागत करता हूँ और मैं इंतज़ार करूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को रखें और आप लोग हमें लिख के बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।